फिर से एक लाइव क्लास शुरू हो रही है। तो सभी प्यारे दोस्तों को हमारी ऑनलाइन क्लास में सभी प्यारे स्टूडेंट्स को तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, लगभग महीने भर से चल रही है और आप सभी दोस्तों का बहुत-बहुत धन्यवाद। काफ़ी अच्छा प्यार प्रेम दिखा रहे हो। देखिए कुछ 2 दिन से हमारी क्लासें वो नहीं हो रही है, तो कुछ रीज़नों की वजह से लाइट की प्रॉब्लम, कुछ नेटवर्क इश्यू की वजह से 2 दिन क्लासें नहीं हुई है। अब आपकी क्लासें हैं वापस से, आज सही नेटवर्क और सब कुछ सही होने के बावजूद अब अपनी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर चुके हैं। तो आप सभी प्यारे दोस्त हैं वो एक बार फटाफट से लाइव आ जाइए और कमेंट कीजिए कि किस तरह से वॉल्यूम आ रही है, किस तरह से सब कुछ आ रहा है। उसके आगे बढ़ते हैं हमारे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चनों की तरफ। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले तो कि जो अनाज वाली जो फसलें हैं उन सभी के बारे में। जैसे धान के बारे में बात करेंगे, गेहूँ के बारे में बात करेंगे, बाजरा के बारे में बात करेंगे। उनमें किस प्रकार की मृदा चाहिए, किस प्रकार का यहाँ पे क्लाइमेट की आवश्यकता होती है, इनकी बुआई कब की जाती है, इनके बारे में जैसे कौन-कौन से रसायन होते हैं, इनकी हाइब्रिड वैराइटीज़ है या फिर कोई अन्य है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? यहाँ पे सभी दोस्तों को सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए कि अनाज वाली फसलों में किस अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है? किस अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है? ल्यूसीन की, लाइसिन की, ट्रिप्टोफैन की या ए प्लस बी की? देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो अनाज वाली फसलें हैं इसमें किस प्रकार का यहाँ पे जो अमीनो अम्ल है वो कमी पाई जाती है। तो आपने मुख्य रूप से देखा होगा मक्का के अंदर लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की कमी पाई जाती है। किसमें? मक्का के अंदर किसकी कमी पाई जाती है? लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की कमी पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो राइट आंसर क्या हो जाता है? डी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? प्यारे दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे इस क्वेश्चन का डी आंसर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे कि धान की ज्यामिति रखी जाती है। ध्यान की जो ज्यामिति है वो 10 इंटू 10 मीटर, 20 इंटू 10 मीटर, 25 इंटू 10 सेंटीमीटर और 45 इंटू 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ज्यामिति की पूछा गया है, यानी कि इसके अंदर ज्यामिति कितनी रखनी चाहिए। तो यहाँ पे वंसल एग्री ज्ञान, तो यहाँ पे इन्होंने ए आंसर दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या रहेगा? देखिए इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो यहाँ पे सेकंड नंबर का आंसर बी रहेगा। आंसर क्या रहेगा दोस्तों? यहाँ पे बी आंसर रहेगा। देखिए इनकी जो ज्यामिति है वो कितनी है? 20 इंटू 10 रखी जाती है। बात करेंगे इनकी ज्यामिति कितनी रहती है? 20 इंटू 10 रखी जाती है, ठीक है? जिन जिनका बी आंसर है उन सभी का बी हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हमारा कि धान की प्रमुख क्रांतिक अवस्था होती है। तो धान की जो क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए धान की यहाँ पे कल्ले बनते समय पुष्पन अवस्था से पुष्पन अवस्था यानी पुष्पन अवस्था से पूर्व और पुष्पन अवस्था या उपयुक्त सभी। तो देखिए यहाँ क्रांतिक अवस्था पूछी गई है, तो यहाँ आपको आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए सभी के मैं कमेंट एक बार पढ़ लेता हूँ कि क्या 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 कमेंट कर रहे हो आप सभी दोस्त है वो। तो यहाँ पे आपके कमेंट वगैरह एक बार थोड़ा-सा चेक कर लेता हूँ मैं। आप सभी फटाफट से एक बार कमेंट कीजिए, उसके बाद में मैं जी, लाइव चल रहे हैं सारे बच्चे और आप सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, तब तक आपके कमेंट है थोड़ा-सा देख लेता हूँ मैं। हाँ जी, ठीक है, यहाँ पे आपके कमेंट अच्छे से अभी देख रहा हूँ, राजूराम जाखड़ ने किया है, नितेश राव बंसल, गौरव चौहान, तो यहाँ पे इन सभी ने कमेंट किया है। तो यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है राजूराम जाखड़ का सी आंसर है, पुष्पन अवस्था राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा अभी? पुष्पन अवस्था राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे इसका आंसर है वो राइट आंसर हो जाता है। ठीक है जी, यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि डेम्पोक विधि में बीज अंकुरण का समय है 10 से 15 एमएच यानी कि हावर्स या 48 से 72 हावर्स और 36 से 48 हावर्स और 90 हावर्स। यानी कि बात करेंगे जो
धान के अंदर डेपोक विधि है। इस डेपोक विधि के अंदर क्या-क्या होता है? देखिए, डेपोक विधि के बारे में बोला गया है, तो इस डेपोक विधि में क्या होता है, इसकी जो खोज है वो कहाँ हुई थी? मनीला, फिलीपींस में हुई थी। इसमें मिट्टी की आवश्यकता न पड़कर इसमें नर्सरी के अंदर किसी फर्श के ऊपर क्या होते हैं, केले के पत्ते या जूट के बोरों पर इसकी नर्सरी तैयार की जाती है, ठीक है? और ये जो नर्सरी है वो कितने दिन के अंदर तैयार हो जाती है? 11 से 13 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। कितने दिन में? 11 से 13 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको मैं बता दूँगा, और इसके साथ में नर्सरी क्षेत्रफल है वो कितना 20 से 30 मीटर स्क्वायर की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे 36 से 48 हावर्स लगते हैं। कितने? 36 से 48 हावर लगते हैं। देखिए, आपको मैं बता दूँ, आप यहाँ पे डी दे रहे हो तो डी आप बताइए कि 3 लगभग यहाँ पे 2 से 3 दिन, यानी कि 2 से 3 दिन कर दोगे तो 2 से 3 दिन के अंदर अगर होगा तो फिर यहाँ ट्रांसफर लाइक कैसे हो जाएगी? तो यहाँ पे नर्सरी क्षेत्र यानी कि आपने देखा 11 से 13 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो क्या हो जाएगा? सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, ब्राउन मैन्योरिंग का संबंध किससे है? व्हीट से, राइस से, बार्ले से और सोरगम से। तो किससे संबंधित है ब्राउन मैन्योरिंग? यानी कि हरी खाद, सॉरी, यहाँ पे ब्राउन मैन्योरिंग का संबंध किससे है? तो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो क्या हो जाएगा? राइस से संबंधित है। किससे संबंधित है? खुशबू नागर का, यहाँ पे राजूराम का भी सही है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे बी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ कि निम्न में से सर्वाधिक सीएचओ यानी कि कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। यहाँ पे गेहूँ, मक्का, जौ, धान, इनमें सबसे किसमें पाया जाता है? सर्वाधिक सीएचओ की बात कर रहे हैं, तो सर्वाधिक जो सीएचओ की मात्रा है वो यहाँ पे पाई जाती है धान के अंदर। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा किसमें पाई जाती है? सबसे ज़्यादा बंसल एग्रोज्ञान का, यहाँ पे डी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। आईआरआरआई यानी कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस में कब स्थापित हुआ? 1946 में, 1960 में, 1907 में और 1950 में। थोड़ा-सा आपको बता दूँ, जो आईआरआरआई है वर्तमान में क्या है, ये लॉस बेनोस में है। कहाँ पे है? लॉस बेनोस में है। कहाँ है दोस्तों? लॉस बेनोस के अंदर है। और यहाँ पे इसमें जो क्वेश्चन में मनीला फिलीपींस बताया गया, तो मनीला फिलीपींस के अंदर कब स्थापित हुआ था, ये पूछा गया है। तो जो 7 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो जवाब है यहाँ पे कोई बी दे रहा है, कोई डी दे रहा है, लेकिन यहाँ पे गौरव चौहान का सी आंसर है वो राइट हो जाएगा। 1907 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे सी आंसर है वो वेरी गुड, यहाँ पे सी आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा भी? जो मिले मनीला फिलीपींस है वहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी भी? 7 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न फसलों में सबसे कम प्रोटीन होती है? मक्का में, ज्वार में, धान में और गेहूँ में। तो सबसे कम जो प्रोटीन है वो किसमें होती है, आपको बताना है। यहाँ पे फटाफट से आप सभी दोस्त है वो कमेंट कीजिए, तब तक आप सभी के मैं कम सॉरी दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, थोड़ा-सा एक बार पिछले क्वेश्चन का, सॉरी, इसका जो आईआईआर सॉरी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इस क्वेश्चन का जवाब है वो बी होगा बी। हाँ, मैं एक बार आपके कमेंट पढ़ लेता हूँ कि कमेंट क्या-क्या आ रहे हैं। जो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये सॉरी, इसका जो आंसर है वो 1960 होगा। 1960 के अंदर स्थापना हुई थी, ठीक है? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी, ठीक है? सॉरी, इसके लिए क्या कई बार क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। देखिए, उसके बाद में बात बंसल एग्री ज्ञान ने बोला है कि मैंने बी लिखा था। हाँ जी, आपने बी लिखा था, लेकिन वो 1907 वाला दिमाग से निकल गया था। और 1962 के अंदर जो भारत की फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जीबी पंत भी ओपन हुई थी। अब देखिए, यहाँ पे बात करेंगे निम्न में फसलों में सबसे कम प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो सबसे कम प्रोटीन है वो किसमें पाया जाता है? धान में पाया जाता है। सी आंसर दिया है यहाँ पे जो गौरव और राजूराम ने सी आंसर दिया है, इनका भी सही हो जाएगा। और यहाँ पे काफ़ी जो विद्यार्थी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो चैनल को भी आप सभी चैनल को एक बार प्लीज़ करके सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, आगे बात करते हैं, काफ़ी नए विद्यार्थी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं, और काफ़ी विद्यार्थियों को मैंने देखा आज के दिन काफ़ी अच्छे, श्रवण कुमार का भी और मिस्टर दीनदयाल का भी यहाँ पे सी आंसर है। नेक्स्ट बात करेंगे कि धान के लिए
धान की फसल के लिए सर्वोत्तम उर्वरक है एसएसपी, यूरिया, अमोनिया सल्फेट और उपयुक्त सभी। धान की फसल के लिए जो सर्वोत्तम उपयुक्त जो उर्वरक है वो कौन-सा होगा? यहाँ पे श्रवण कुमार का और दीनदयाल का यहाँ पे आंसर आ गया। देखिए श्रवण कुमार ने भी यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा आंसर दे रहे हैं काफ़ी विद्यार्थी। तो सर्वाधिक जो उपयुक्त उर्वरक मानते हैं तो इस क्वेश्चन का जो सी आंसर है बंसल का, राजूराम का और यहाँ पे गौरव का यहाँ पे अमोनिया सल्फेट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भई? अमोनिया सल्फेट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे धान के लिए सर्वोत्तम जैव उर्वरक है एज़ोला, एज़ोक्टोबैक्टर, राइज़ोबियम और उपयुक्त सभी। तो आपको मैं बता दूँ कि आप सभी तुक्का कैसे लगा सकते हो। देखिए तुक्के की बात करेंगे लेकिन आई होप आप सभी तुक्का नहीं लगाओ क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी है, तो आप तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तुक्का कैसे लगाया जाता है? देखिए यहाँ पे राइज़ोबियम है वो किसमें होता है? दलहनी के अंदर होता है और ये सीरियल क्रॉप के अंदर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए उपयुक्त सभी तो नहीं हो सकता, राइज़ोबियम भी नहीं हो सकता। अब यहाँ दोनों में बचती है तो यहाँ पे जो आपको देखिए ये किसमें हो गया? अनाज वाले में हो गया, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो क्या हो जाएगा? एज़ोला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंसल का यहाँ पे ए आंसर है, राइट आंसर हो जाएगा। श्रवण कुमार का, दीनदयाल का ए आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ पे निम्न फसलों में भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फसल का है? धान का, गेहूँ का, चना का और सोयाबीन का। सर्वाधिक क्षेत्रफल है कौन-सी फसल का आपको ये बताना है। देखिए, सभी जो विद्यार्थी हैं, उन सभी विद्यार्थियों को बोलना चाहूँगा कि हमारे जो चैनल की वीडियो है, काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब चैनल पे अपलोड रहती है। तो हमारा जो ऑफ़िशियल चैनल है, वो ये एग्री बाय मनोज सर का जो लोगो लगा है, यही हमारा ऑफ़िशियल चैनल है। आप सभी को जो डेली की अपनी ऑनलाइन स्टडी है, वो 9 बजे होगी और जो भी विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और डेली की क्लासें आप टॉपिक वाइज़ क्लासें होती है, तो आप सभी टॉपिक वाइज़ क्लासें लगा सकते हो। तो यहाँ पे जो 12 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो यहाँ आंसर यहाँ पे आ रहा है मिस्टर दीनदयाल ने दिया है, बंसल ने दिया है और राजूराम ने दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है भारत के अंदर क्षेत्रफल पे? तो सॉरी धान का होता है। क्या होता है भई? धान का होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा भई? ए आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भई? ए आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, धान के बारे में अगर बात करें तो धान का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या हो जाता है? ओराइज़ा सैटाइवा हो जाता है। इसकी फैमिली है ग्रेमिनी, पोएसी या घासकुल हो जाता है। इसके अंदर 2n बराबर कितने होते हैं? 24 होते हैं। कितने होते हैं? 24 और इसका जो फल प्रकार है वो कैरियोसिस प्रकार का होता है। ठीक है? यहाँ पे इस प्रकार से इस क्वेश्चन का थोड़ा-सा बेसिक अपना बात कर लेते हैं। आगे बात करेंगे देखो धान अनाजों के अंदर देखिए सबसे ज़्यादा जो अनाज है बात करेंगे धान के अंदर भारत की मुख्य फसल है धान और इसके अलावा बात करेंगे जो धान के अंदर यानी कि धान का कटोरा किसको कहा जाता है? तो धान का कटोरा यहाँ पे छत्तीसगढ़ को कहा जाता है और यहाँ वर्तमान में राजस्थान के अंदर सर्वाधिक उत्पादन है। नए डाटा 2020-21 के अकॉर्डिंग कहाँ होता है? बूंदी के अंदर होता है। कहाँ होता है? बूंदी के अंदर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। तो क्वेश्चन आगे हमारे यहाँ पे कि निम्न में से धान का प्रमुख शाकनाशी कौन-सा है? तो धान का जो प्रमुख शाकनाशी कौन-सा है और आपको बताना है। एट्राजिन है, 2,4-डी है, इसके अलावा बात करेंगे प्रोपेनिल है, इसके अलावा बात करेंगे मेटसल्फिरोन है, तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? आपको बताना है। जो धान की फसल के लिए खरपतवार नियंत्रण के लिए पूछा गया है। तो 13 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप सभी दे रहे हैं। कोई सी दे रहा है, कोई ए दे रहा है, राजूराम जाखड़ ने सी दिया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का प्रोपेनिल यहाँ पे दे रहे हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे इस क्वेश्चन का जवाब है वो कुछ अलग दे रहे हैं। तो आपकी कमेंट है वो एक बार मेरे को शो नहीं हो रहे हैं। मैं एक बार थोड़ा-सा देख लेता हूँ कमेंट वगैरह इसी मोबाइल के अंदर ही देखना पड़ेगा क्योंकि दूसरा मोबाइल मेरे पास फ़िलहाल नहीं है, जिससे मैं देख पाऊँ आप सभी का। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो प्रोपेनिल आना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा-सा
थोड़ा-सा दोस्तों क्या है कि नेटवर्क इश्यू है, इस वजह से क्या होता है कि वीडियो रुक जाती है। आपकी शायद वीडियो रुक गई थी। अभी शायद नेटवर्क इश्यू हो जाता है बार-बार कि अभी जैसे मैं अभी चेक किया है, आपका जो वॉइस वगैरह रुक गई थी। दोबारा से क्वेश्चन सुनिए कि निम्न में से धान का प्रमुख शाकनाशी कौन-सा है? धान की फसल के लिए प्रमुख शाकनाशी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे शाकनाशी में एट्राजिन 2,4-D, इसके अलावा बात करेंगे मेटसल्फोन और प्रोपेनिल। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो आपको देना है कि शाकनाशी के अंदर देखिए, अगर बात करेंगे जो प्रोपेनिल है इसका प्रयोग किया जाता है जो कि रोपाई के बाद में। देखिए यहाँ पे बात की गई है, जो इनमें दिया गया है इस क्वेश्चन में जो जवाब है वो क्या हो जाएगा, सी आंसर राइट हो जाएगा। क्योंकि रीजन ये है, प्रोपेनिल है जिसको जो उसका ट्रेड नेम क्या हो जाएगा, स्टाम्प F34 हो जाएगा। अभी स्टाम्प F34 हो जाएगा, ठीक है। ये तो होता है हमारा बेसिक चीज। अब बात करेंगे इसके बारे में कि इसका यूज किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। क्या होगा, इसका यूज किस प्रकार से करते हैं। इसका जो यूज है वो रोपाई के बाद में, क्या, रोपाई के बाद में और अंकुरण के 6 से 8 दिन बाद होता है। अंकुरण के 6 से 8 दिन प्रयोग होता है और इसका जो प्रयोग है वो 3 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा बात करेंगे इसका जो प्रयोग है, यानी कि कौन-कौन सी शाकनाशी का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसकी जगह अपन मिचेटी, जिसको अपन ब्यूटाक्लोर भी बोलते हैं, मिचेटी या ब्यूटाक्लोर को भी प्रयोग में लिया जा सकता है। इसके अलावा बात करेंगे साथी, जिसको क्या बोलते हैं, पायरेजो सल्फ्यूरॉन भी बोलते हैं, यानी कि पायरेजो या साथी भी बोलते हैं। ये भी अपने शाकनाशी के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, धान के अंकुरण के लिए अनुकूल तापमान होता है। तो धान के लिए जो अंकुरण तापमान है वो कितना होता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको धान के लिए अंकुरण तापमान कितना होना चाहिए, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 17 से 21 डिग्री टेम्परेचर और 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो यहाँ पे धान की फसल के लिए पूछा गया है कि कितना डिग्री टेम्परेचर आवश्यक होता है। तापमान की बात कर रहे हैं तो तापमान आपको बताना है कि कितना ज़रूरी होता है, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो जवाब है 14 नंबर का, तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा अभी, 30 से 32। 1 मिनट रुकिए। आप सभी जो आंसर है, पहले आपका जो कमेंट है वो मैं पढ़ लेता हूँ कि क्या-क्या आप कमेंट कर रहे हो। अंकुरण के लिए क्या पूछा जा रहा है? अंकुरण के लिए पूछा गया है। ये तक आपके यहाँ पे जो ऑप्शन है वो देखिए, 10 से 15 नहीं होगा, 17 से 21 भी नहीं होगा और 30 से 32। देखिए 30 से 32 भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो एवरेज क्या होता है, अंकुरण के समय कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 20 से 25 होना चाहिए। क्या भी 20 से 25 होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो क्या हो जाएगा, ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी आपकी कमेंट है वो मैं थोड़ा देख लेता हूँ क्या-क्या है कमेंट। राजूराम जाखड़ ने ए दिया है, बंसल ने ए दिया है, इसके अलावा अ, मिस्टर दीनदयाल ने ए दिया है, ठीक है। यहाँ पे ए आंसर दिया है। पडलिंग की क्रिया का संबंध किस फसल से है, मक्का, धान, ज्वार और बाजरा। पडलिंग यानी पडलर की सहायता से की जाती है और ये कौन सी फसल में मुख्य रूप से की जाती है, पडलिंग की क्रिया किस में की जाती है मुख्य रूप से। अभी जैसे टॉपिक हमारा क्या चल रहा है, धान, तो यहाँ पे मुख्य रूप से किस में की जाती है, धान की फसल में की जाती है। यानी कि ये पडलिंग या पडलर क्यों किया जाता है, आपको बता दूं कि ये जो ऊपर भूमि, ऊपर की जो भूमि होती है, इस भूमि को ऊपर पडलर की सहायता से तोड़ा जाता है ताकि नीचे की तरफ पोषक तत्व ना जाए और ऊपर की तरफ नमी भी बने रहे और एक तरह से क्या होता है, मिट्टी भी गीली हो जाती है। तो उसकी जो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, जब भी धान की बुआई की जाती है तो उसके से ऊपर-ऊपर से भूमि है वो नॉर्मल, यानी कि उसकी तोड़ाई की जाती है और नीचे ठोस परत रह जाती है, जिससे क्या होता है, स्तरों में पोषक। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कितना समय लगता है, लगता है 14 दिन, 5 दिन, 20 कर रहे थे। यहाँ पे डेम्पोक विधि की, तो डेम्पोक विधि के बारे में मैंने बताया था उस टाइम जब अपन ने पीछे क्वेश्चन दिन में तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे 11 से 13 दिन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो आप सभी दे रहे हो। अविनाश चौधरी में पढ़ रहे हैं, उन्होंने गुड इवनिंग बोला है और नमस्ते डियर, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे, काफ़ी टाइम के बाद अविनाश चौधरी हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़ा है और यहाँ पे बात करेंगे, अविनाश पहले भी जब
काफ़ी टाइम से हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़ा हुआ है और काफ़ी बच्चे भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो क्या हो जाएगा, नितेश राव का ए आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बंगाल का जो अकाल है वो किस रोग को कहा जाता है, क्या को, बीएलबी को, भूरा धब्बा को या डुंगरू को। तो यहाँ पे 17 नंबर जो क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब कि जो कौन सा रोग था, धान की जो भूरी पत्ती रोग या भूरी धब्बा रोग है कहा जाता है। इससे क्या होता है, धान रोग हुआ था, उस रोग से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। ये जो रोग था वो लग एवरेज अगर बात कर, आपकी कमेंट है वो यहाँ पे बी आंसर आ रहा है, नहीं, यहाँ पे भूरी रोग है, यानी कि जो पत्ती धब्बा रोग आएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। बुरी पत्ती दबा रोग आएगा इस क्वेश्चन का जवाब भी। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पे सी आंसर ही राइट आंसर रहेगा, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर सी रहेगा। देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जो पत्ता दबा है वो कब पड़ा था, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये रोग है वो सन 1943 के अंदर बंगाल के अंदर भयंकर रोग हुआ था। और इस रोग की वजह से क्या हुआ, भी इस रोग को क्या बोलते हैं, ब्राउन लीफ स्पॉट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ब्राउन लीफ स्पॉट बोलते हैं इंग्लिश में। और बात करेंगे इसके अंदर जो क्या होता है, पत्ती धब्बा रोग की वजह से यहाँ पे इसके जो छिड़काव है, क्या किसका छिड़काव या कंट्रोल के क्या किया जाता है, तो 1.25 केजी मैनकोजेब या 500 लीटर के अंदर 500 लीटर कार्टेन का घोल बनाकर इसका प्रयोग किया जाता है या छिड़काव किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि पैराबोलिक किस विटामिन के संरक्षण हेतु किया जाता है, पैराबोलिक किस विटामिन के संरक्षण हेतु किया जाता है, तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे जो इस क्वेश्चन के जवाब की तरफ में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो B12 हो जाएगा, मिस्टर दीनदयाल का यहाँ पे सी आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि गोल्डन राइस की अवधारणा किसने दी थी, जी.एस. कुश ने, इगो पेट्रिकस ने, युआन लोंगपिन ने और एस.के. वंसल ने। तो देखिए यहाँ पे जो गोल्डन राइस है, इस गोल्डन राइस के बारे में बात कर रहे थे। तो गोल्डन राइस के बारे में आप सभी जो दोस्त है वो आप फटाफट से एक बार आंसर दीजिए, तब तक आपके जो कमेंट है वो मैं पढ़ लेता हूँ। देखिए यहाँ पे आप सभी दोस्तों ने आंसर दिया है 19 नंबर क्वेश्चन का इगो पेट्रिकस हो जाएगा। और युआंग लोंगपिंग है वो संकर धान के जनक माने जाते हैं। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, गौरव चौहान का बी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, धान का सफेद अंग आंख विकार रोग किस पोषक तत्वों की कमी से होता है, जिंक, मैग्नीज, फेरस और बोरोन। तो यहाँ पे व्हाइट जो आइज डिजी फिजिकल डिसऑर्डर है वो किस वजह से होता है, यहाँ पे जो कौन से न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी की वजह से होता है। तो यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो यहाँ पे देना है। आप फटाफट से इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, तब तक अपन बात करेंगे। आप सभी के कमेंट है वो कमेंट क्या क्या आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप सभी जो प्यारे दोस्त जो भी जुड़ रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, उन सभी को बताना चाहूँगा कि डेली की अपनी ऑनलाइन क्लासेस टॉपिक वाइज होती है। तो आप सभी अपनी कोचिंग के माध्यम से इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो क्या हो जाएगा, 20 नंबर का जवाब का आंसर सी हो जाएगा। फेरस की कमी से ये रोग होता है, किसकी कमी से, फेरस की कमी से होता है। तो सी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है वो आपको दिया जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब कल की क्लास में दिया जाएगा। आप सभी जो भी इसका जवाब आता है वो आप सभी कमेंट कीजिए, कल के दिन इस क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पे कल के दिन इस टॉपिक पे होगा, जो भी इसके बाद लाइव क्लासें होती हैं उन क्लासों का भी कमेंट बाद में पढ़े जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, जल व उर्वरक उपयोग में सबसे कम दक्ष खाद्यान्न फसल है, गेहूं, धान, ज्वार और मक्का। तो इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। और दोस्तों आप सभी के लिए टॉपिक वाइज क्लासे इसी तरह आती रहेगी, इसी तरह आप सभी अपना प्यार दिखाते रहिए।
और काफ़ी बच्चे आज नए जुड़ रहे हैं, आकाश परमार भी यहाँ पे जुड़े हैं। तो मिलते हैं जो हमारी नई वीडियो आएगी नए टॉपिक के साथ, इसी टॉपिक के आगे क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हुए। तब तक जय हिंद, वंदे